अमरपुर गांव के बीचों बीच जमींदार वीरेंद्र चौहान की विशाल हवेली थी। मोटे पत्थरों से बनी दीवारें, चौड़ा आंगन और ऊंचा फाटक, सब कुछ उनके रुतबे का परिचायक था। इसी हवेली में रहती थी उनकी पत्नी मालती देवी और 2 बेटियां, बड़ी बेटी काव्या और छोटी बेटी ईरा। सुबह का समय था। आंगन में धूप उतर रही थी। काव्या पीतल की मेज पर बैठी किताबों में डूबी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। देखो जी, काव्या को एकाग्रता देखी है, यही तो हमारी शान बनेगी। सही कहती हो, ऐसी बेटी हर माता पिता का सपना होती है। ईरा कहाँ है? फिर पढ़ाई छोड़ दी क्या? रसोई में है, खाना बना रही है। और पढ़ाई वही हर बार की तरह, परीक्षा में फिर फेल। ईरा रसोई से बाहर आई। उसके हाथों में आटे की गंध और आंखों में डर था। माँ, काम हो गया? क्या मैं थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ? पढ़कर क्या हासिल किया अब तक? हर बार नाकामी ही तो मिली है। याद रखो, इस बार भी असफल हुई तो ये हवेली तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। इन शब्दों ने ईरा के मन में डर की जड़ें जमा दी। अगले दिन दोपहर में काव्या और ईरा विद्यालय से लौट रही थीं। रास्ते में कुएं पर गांव की स्त्रियां जमा थीं। देखो, जमींदार की छोटी बेटी, पढ़ाई इसके बस की नहीं। ऐसे बच्चों से तो घर की बदनामी ही होती है। ईरा के कदम भारी हो गए, आंखें भर आईं। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। दीदी, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम लिया। हवेली पहुंचते ही माँ की आवाज गूंजी। काव्या, जाकर आराम करो। ईरा, तू सब्जी काट और फिर झाड़ू लगा। माँ, थोड़ा थक गई हूँ। थकान सिर्फ पढ़ने से होती है, काम से नहीं। ईरा ने बिना बहस किए सिर झुका लिया। शाम को वीरेंद्र बाजार से लौटे। उनके हाथ में कपड़ों का थैला था। दोनों बेटियों के लिए स्वेटर। काव्या, ये तेरे लिए। माँ, मेरे लिए? जब पास हो जाओगी तब मिलेगा। सुमन, नहीं। ईरा ने उस रात ठंड से ज्यादा अपमान महसूस किया। हर पन्ने के साथ उसका मन भटक जाता। अक्षर आंखों के सामने होते, लेकिन ध्यान कहीं और खोया रहता। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर इस बार भी असफल हुई तो क्या सच में उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा? तभी धीरे से दरवाजा खुला। काव्या अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ईरा, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लूं। काव्या पास आकर उसके बगल में बैठ गई। उसने किताब की ओर देखा, फिर ईरा के चेहरे की ओर। आज माँ का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तो आदत सी हो गई है। शायद मैं सच में उनके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसा मत सोच, हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो जल्दी सीखे वही सबसे बेहतर हो। ईरा की आंखें भर आईं। वर्षों से दबा दर्द आज शब्दों में उतरने को मचल रहा था। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ एक बोझ हूँ। ना पढ़ाई में आगे, ना किसी को मुझसे उम्मीद। फिर भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ खुद को साबित करने का। तू बोझ नहीं है ईरा। हालात तुझे कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन तू अंदर से बहुत मजबूत है। याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इस बार भी मैं पास नहीं हुई तो? काव्या कुछ पल चुप रही। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस ईरा के सिर पर हाथ फेरा। तब भी तू मेरी बहन रहेगी, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। काव्या के जाने के बाद ईरा देर तक उसी जगह बैठी रही। ईरा आंगन में खड़ी थी। सुबह की धूप तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। सामने माँ, पिता और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। माहौल में बोझल खामोशी थी। ईरा, हमने बहुत सोच लिया है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। हर बार कहा जाता है, पढ़ाई कर लो, समझदार बनो। लेकिन तूने क्या किया? बस हमारी बदनामी। बाबूजी, मैंने कोशिश की थी। इस बार सच में। कोशिश से घर नहीं चलता, नतीजे चाहिए होते हैं।
आजकल की लड़कियां बहाने बनाने में बहुत तेज हो गई हैं। ईरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। अगर एक मौका और मिल जाए, मैं साबित कर दूंगी। बहुत मौके दे चुके, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। ये शब्द किसी चोट की तरह ईरा के दिल पर लगे। आज ही चली जा, जहाँ जाना है चली जा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ईरा धीरे धीरे अंदर गई। उसने अपने कपड़े एक छोटे से थैले में डाले, किताबें हाथ में ली, फिर रुक गई। एक किताब को सीने से लगा लिया। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। सच में जा रही है? शायद अब यही ठीक है। मैं कुछ नहीं कर पाई। दीदी, आपने बहुत किया, इतना काफी है। ईरा ने आंगन में आखिरी बार नजर डाली। वही दीवारें, वही पेड़, लेकिन अब सब पराया लग रहा था। वो चुपचाप घर की देहरी पार कर गई। हवेली छोड़ने के बाद ईरा कई कोस पैदल चलती रही। शाम ढलते ढलते वो जंगल के किनारे बने एक पुराने तालाब तक पहुंची। तालाब के पास एक झोपड़ी थी। उसके बाहर एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, लेकिन आंखों में गहरी समझ। यही थी शिवानी अम्मा। बेटी, इस वक्त जंगल में अकेली? रास्ता भटक गई हो क्या? नहीं माँ, रास्ता तो जानती थी, बस घर छूट गया। शिवानी अम्मा ने ईरा को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, सूनी आंखें और पैरों में छाले, सब कुछ बहुत कुछ कह रहा था। बैठो, पहले पानी पियो, सवाल बाद में होंगे। ईरा ने पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसके आंसू अपने आप बहने लगे। मैं किसी काम की नहीं हूँ माँ, पढ़ाई में भी नहीं, घर में भी नहीं, इसलिए निकाल दी गई। जब अपने निकाल दे तब समझ लेना कि भगवान ने खुद संभाल लिया। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, कभी मेरा भी भरा पूरा घर था, बेटा, बहू, आंगन। पर जब मैं बूढ़ी हुई तो सब बोझ लगने लगा। फिर आपने क्या किया? रोई नहीं, खुद को खत्म भी नहीं किया, बस जीना सीख लिया, जंगल के साथ, सच्चाई के साथ। शिवानी अम्मा ने ईरा के हाथों के छाले देखे और हल्दी लगी पट्टी बांध दी। मेहनत के निशान कभी बेकार नहीं जाते बेटी, यही असली पहचान होते हैं। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? ये झोपड़ी मेरी नहीं, जीवन की है। जो सच्चे मन से आए उसके लिए जगह हमेशा रहती है। तालाब के किनारे जंगल की खामोशी में ईरा को पहली बार अपनापन महसूस हुआ, एक माँ के रूप में। कुछ दिन जंगल की झोपड़ी में बीत गए। ईरा पहले जैसी कमजोर नहीं दिखती थी। आंखों में डर की जगह ठहराव था और चाल में आत्मविश्वास। एक सुबह शिवानी अम्मा जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौटी। उनके हाथ में गांव से लाई एक पुरानी घोषणा पत्र की पर्ची थी। आज गांव से एक खबर लाई हूँ बेटी, शायद तेरे लिए ही आई है। कैसी खबर माँ? राज चंद्रलोक के राजमहल से घोषणा हुई है। राजकुमार अद्वैत के विवाह से पहले एक विशेष परीक्षा रखी गई है। परीक्षा? लेकिन वो तो राजघराने की बात है, मेरे जैसी लड़की वहाँ कैसे? ये परीक्षा धन, रूप या कुल की नहीं है, ये मन और ईमान की है। ईरा चुप हो गई। शब्द उसके भीतर कहीं गूंजने लगे। माँ, अगर मैं फिर असफल हो गई तो भी तू खाली हाथ नहीं लौटेगी, क्योंकि जो सच्चाई के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं, बस सीखता है। लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो निकाली हुई लड़की सपना देखने चली है। लोग तो तब भी बोलते थे जब तू चुप थी, अब सच के लिए बोले तो फर्क नहीं पड़ता। शिवानी अम्मा ने झोपड़ी के भीतर से एक साफ सुथरा कपड़ा निकाला और ईरा को दिया। ये कोई राजसी वस्त्र नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत और सम्मान की खुशबू है। इसे पहनकर जाना। अगर सच में ईमान की जीत होती है तो मैं जरूर जाऊंगी। बस यही भरोसा चाहिए था मुझे। उस शाम तालाब के किनारे ईरा देर तक बैठी रही। अब उसमें डर नहीं, उम्मीद दिख रही थी। जिस लड़की ने कभी खुद पर विश्वास खो दिया था, उसी के भीतर अब एक नई राह जन्म ले चुकी थी।
चंद्रलोक का राजमहल आज असामान्य रूप से भरा हुआ था। दूर दूर के गांवों और नगरों से आई युवतियां दरबार के विशाल प्रांगण में खड़ी थीं। कोई रेशमी वस्त्रों में सजी थी तो कोई आभूषणों से लदी हुई। ईरा साधारण कपड़ों में सबसे पीछे खड़ी थी। ना उसके चेहरे पर घमंड था, ना आंखों में डर, बस एक शांत भरोसा। महाराज पधार रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाएं। राजा धर्मकेतु सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके साथ राजकुमार अद्वैत भी खड़े थे, गंभीर, शांत और सबको परखती हुई दृष्टि के साथ। आज की परीक्षा किसी की चतुराई नहीं, उसके चरित्र की पहचान करेगी। दरबारियों ने सभी युवतियों के सामने मिट्टी के गमले रख दिए। हर गमले में बीज बोया जाएगा। एक माह बाद जो परिणाम लाएगा वही अपनी सच्चाई साबित करेगा। एक एक कर सभी को बीज दिए गए। कुछ लड़कियों ने बीज हाथ में लेते ही आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। अगर पौधा ना उगा तो तब दूसरा बीज डाल देंगे, कौन देखने वाला है। ईरा ने ये सब सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने अपने हाथ में रखे बीज को ध्यान से देखा, मानो उसकी जिम्मेदारी समझ रही हो। जो मिला है उसी से सच दिखेगा। राजकुमार अद्वैत की नजर क्षण भर के लिए ईरा पर ठहर गई। उसकी सादगी और चुप्पी में उन्हें कुछ अलग लगा। पिता, यह परीक्षा कठिन है पर सही है। जो ईमानदार होगा वही टिकेगा। दरबार से लौटते समय हर किसी के मन में एक ही सवाल था, पौधा उगाना जरूरी है या सच को बचाना। परीक्षा के बाद दिन बीतने लगे। हर युवती अपने अपने घर लौट गई। चंद्रलोक के बाहर बने अतिथि गृहों और गांवों में एक ही चर्चा थी, किसका पौधा सबसे हरा होगा। मालती देवी भी अपनी बेटी काव्या के साथ लौटी। उनके मन में हार का डर नहीं था, बल्कि जीत की भूख थी। अगर पौधा ना उगे तो बदनामी होगी, समझ रही हो ना? माँ, हमें जो बीज मिला था। चुप! पास के बाग से अच्छा बीज ले आओ। राजमहल में कौन पूछेगा? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर सिर झुका लिया। रात के अंधेरे में गमले की मिट्टी बदली गई। नया बीज बोया गया। ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखाया गया जैसा दिया गया था। उधर जंगल की झोपड़ी में ईरा रोज सुबह गमले को पानी देती, धूप में रखती, छांव में हटाती, पूरी सच्चाई के साथ। अगर ये बीज नहीं उगा तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। दिन बीतते गए। दूसरे गमलों में हरी पत्तियां झांकने लगीं। ईरा का गमला वैसा ही खाली रहा। मन कमजोर मत होने देना बेटी, सच्चाई समय लेती है। माँ, पौधा उगे या ना उगे, मैं वही दिखाऊंगी जो सच है। एक ओर हरी पत्तियों की खुशी थी, दूसरी ओर खाली मिट्टी की खामोशी। लेकिन उसी खामोशी में सच्चाई सबसे साफ सुनाई दे रही थी। निर्धारित दिन राजदरबार फिर से सजा। वही प्रांगण, वही भीड़, पर आज हर चेहरे पर बेचैनी थी। सभी युवतियां अपने अपने गमले लेकर दरबार में उपस्थित थी। अधिकांश गमलों में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। रंग बिरंगे फूल, चौड़ी पत्तियां और गर्व से भरे चेहरे। ईरा सबसे अंत में खड़ी थी। उसके हाथ में वही गमला। मिट्टी साफ थी, लेकिन उसमें कुछ उगा नहीं था। इसका तो कुछ भी नहीं होगा। फिर भी ले आई, हिम्मत तो है। राजा धर्मकेतु सिंहासन से उठे और धीरे धीरे सब गमलों के पास गए। वे हर पौधे को ध्यान से देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। क्या सभी ने वही बीज बोए थे जो मैंने दिए थे? जी महाराज। बेटी, इसमें कुछ क्यों नहीं उगा? महाराज, मैंने रोज पानी दिया, धूप में रखा, मिट्टी संभाली, लेकिन बीज नहीं उगा। मैं झूठ नहीं दिखा सकती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार अद्वैत ने पहली बार खुलकर ईरा की ओर देखा। क्योंकि जो बीज मैंने दिया था वो उग ही नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये परीक्षा पौधे की नहीं थी, ईमान की थी। जिसने नया बीज लगाया उसने खुद को उजागर कर दिया। मालती देवी का चेहरा पीला पड़ गया। काव्या की आंखें झुक गईं। सच्चाई दिखाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। खाली गमला आज सबसे भारी साबित हुआ, क्योंकि उसमें छल नहीं, केवल सत्य था। दरबार में अभी भी सन्नाटा था।
लेकिन अब उस सन्नाटे में सच्चाई की गूंज थी। राजा धर्मकेतु का हाथ ईरा की ओर बढ़ा हुआ था। बेटी, आज तुमने केवल परीक्षा नहीं जीती, तुमने ईमान की मर्यादा रखी है। ईरा की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस सच्चाई के कारण उसे घर से निकाला गया, वही आज उसका सम्मान बनेगी। राजकुमार अद्वैत आगे बढ़े। पिता, मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी चाहिए जो कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े। ईरा, क्या तुम ये जिम्मेदारी स्वीकार करती हो? महाराज, यदि मेरा सत्य इस राज्य के काम आ सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आज से ईरा चंद्रलोक की होने वाली रानी है। उसी दरबार में मालती देवी और काव्या खड़ी थीं। न आंखों में गर्व, न शब्दों में तर्क, सिर्फ पछतावे की खामोशी। काव्या धीरे से आगे आई। ईरा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझ लिया था। ईरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोली, माफी से ज्यादा जरूरी है सच को पहचानना। अगर आप सीख गईं तो वही काफी है। राजा ने ईरा के सिर पर मुकुट रखा। ये मुकुट सत्ता का नहीं, चरित्र का प्रतीक है। जिस बेटी को बोझ समझा गया था, वही आज पूरे राज्य का गौरव बन चुकी थी। जो बोझ समझी गई, वही मिसाल बनी। सच्चाई देर से सही, पर जीतती जरूर है।